हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्विज टाइम विद एमजे सर में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईपीसी के क्वेश्चंस। हम आईपीसी के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं नॉन स्टॉप लगातार, और रोज़ आपको इस चैनल पर एक सेगमेंट मिलता है जिसमें आईपीसी के हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही मैं क्वेश्चंस को आपके लिए एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। यकीन माने, अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को सुन रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें प्री में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आने हैं, उस एग्ज़ाम में आपको इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जुड़ जाइए मुझसे और क्वेश्चन को लिखिए और साथ में उसके एक्सप्लेनेशन को लिखकर याद भी करते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन लोक सेवक है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया है सेक्शन 21 में। ऑप्शन है, पहला महापौर, दूसरा है नगर निगम पार्षद, तीसरा है नगर पालिका पार्षद और चौथा है नगर निगम आयुक्त। तो इससे पहले कि हम आंसर में चले, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 21 आईपीसी एक्चुअली लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं को दर्शाती है जो लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लोक सेवक की सामान्य विशेषता यह रहती है कि कुछ लोक सेवाओं को वह संपन्न करता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते हैं, लेकिन सभी लोक सेवक सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि कोई लोक सेवक है या नहीं। उसके लिए कुछ परीक्षण है कि पहले आपको ये चेक करना चाहिए, क्या व्यक्ति सरकार की सेवा में है, क्या उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, और क्या ऐसा व्यक्ति सरकार से पारिश्रमिक पाता है, और सबसे महत्वपूर्ण है, क्या उसे कोई ऐसा काम असाइन किया गया है, ऐसा कर्तव्य सौंपा गया है जिसका संबंध लोक से है। बहुत सारे केसेस हैं। एक केस मैं आपको कोट कर दूं, एसएस धनोआ वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1981 का। इस केस में यह निर्णय दिया गया कि जब प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेवा में डेप्यूटेशन पर चला जाता है और सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी है, तो जो व्यक्ति डेप्यूटेशन पर गया है, धारा 21 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक नहीं रह जाता है। फिर एक केस आया आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले का। 1984 का ये केस था और इस वाद में ये प्रश्न उठाया गया था कि क्या एमएलए आईपीसी सेक्शन 21 में दी गई लोक सेवक की परिभाषा में आता है। इस प्रश्न का समाधान करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 21 के इतिहास एवं विकास पर नजर डालने पर यह ज्ञात होता है कि सन 1964 तक एमएलए को किसी भी प्रकार की लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता था। धारा 21 में 1964 में हुए संशोधनों के बावजूद एमएलए की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि एमएलए न तो पहले लोक सेवक था और न ही आज भी लोक सेवक की परिभाषा में आता है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है अंतुले साहब का, जिसको आपको याद करना चाहिए। फिर एक केस और आपको जानना चाहिए, 1999 में आया, पीवी नरसिम्हा राव का मामला। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोक सेवक होते हैं। तो ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं कौन लोक सेवक है, तो महापौर, नगर निगम पार्षद, नगर पालिका पार्षद, ये तीनों जो हैं ये चुने जाते हैं, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इलेक्शन होता है। लेकिन नगर निगम आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर जो हैं ये नियुक्ति के द्वारा आते हैं, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसीलिए आपका आंसर है द नगर निगम कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लोक सेवक नहीं है? परिसमापक नहीं है, सिविल जज नहीं है, न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य नहीं है, या सहकारी समिति का सदस्य नहीं है। तो ये आंसर निकल कर आता है एसएस धनोआ वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस अदर्स का, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। 1981 का ये केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडियन पिनल कोड की धारा 21 के अंतर्गत कौन लोक सेवक नहीं है? तो श्रम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, सरपंच नहीं है, नगरपालिका आयुक्त नहीं है, या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं है। तो याद कर लीजिए, सरपंच लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता? तो नगर पालिका कमिश्नर, सांसद, विधायक, विश्वविद्यालय का परीक्षक। तो मैंने आपको बताया था केस आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले, और एक केस उसके बाद आया था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एमपी द्विवेदी। ये जो केसेस हैं इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल संपत्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? चल संपत्ति को जंगम संपत्ति के भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में से कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी।
तो ऑप्शन हैं सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। तो आपकी जानकारी के लिए सेक्शन 22 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है और ये धारा कहती है कि इसमें हर वह चीज़ आती है जो मूर्त है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आती है, पहले तो आप ये ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, भूमि और वो चीज़ें जो भूबद्ध हों, ज़मीन नहीं आती इसमें, और ज़मीन से जकड़ी हुई चीज़ें भी नहीं आती हैं चल संपत्ति में, उन्हें स्थायी संपत्ति कहा जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन देखें, भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है? तो ऑप्शन हैं मिट्टी, चेक, वृक्ष और तालाब। तो वृक्ष या ट्री जो है ये अटैच टू द अर्थ होती है, ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, तो ये चल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती, अचल संपत्ति है ये। फिर देखें शब्द सदोष अभिलाभ से आप क्या समझते हैं? सदोष अभिलाभ के लिए इंग्लिश में शब्द है रॉन्गफुल गेन। सेक्शन 23 में दो शब्दों को परिभाषित किया गया है, एक है सदोष अभिलाभ रॉन्गफुल गेन और एक है सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस। तो ऑप्शन से देखिए, विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसके लिए व्यक्ति हकदार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। तीसरा ऑप्शन है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसके लिए अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर बी है, क्योंकि जो सदोष लाभ की परिभाषा, रॉन्गफुल गेन की परिभाषा दी गई है, वो कहता है कि सदोष लाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ है जिसका वैध रूप से हकदार लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है, सेक्शन 23 से आएगा ये, एक बार सेक्शन में रेफर कर लें और आंसर तो रट ही लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही उत्तर बताइए, बेईमानी पूर्ण आशय से आप क्या समझते हैं? बेईमानी पूर्ण आशय का मतलब है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो सेक्शन 24 में आप जाएंगे तो बेईमानी पूर्ण आशय या डिसऑनेस्ट इंटेंशन की कहानी आपको मिलेगी। तो कोई आदमी बेईमानी से कोई काम करता है या नहीं, कहा जाता है कब? जब वह कोई काम इस आशय से करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे को सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस हो। तो ऑप्शंस देखें, पहला लिखा है केवल अपने लिए लाभ का आशय रखना, केवल किसी के सदोष हानि का आशय रखना, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय रखना, और ऑप्शन लास्ट वाला है किसी को धोखा देने का आशय। तो आंसर है स, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का। एक व्यक्ति को लाभ हो, दूसरी को हानि हो, ऐसा करके किया गया काम। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो कोई आदमी ने चोरी करी, तो चोरी जब करेगा आदमी, तो चोरी के जो अपराध हैं, थेफ्ट जो ऑफेंस है 378 आईपीसी में जिसकी परिभाषा है, वो आप देखें तो पता चलता है कि उसका इंटेंशन बेईमानी पर पूर्ण होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मतलब जब वो पैसे चुराएगा तो एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि होगा। लाभ किसको होगा? भैया जिसने चोरी करी उसको लाभ होगा, और हानि किसको होगा, नुकसान किसको होगा? जो प्रॉपर्टी का ओनर था या जिसके पोजीशन में, कब्जे में प्रॉपर्टी थी। तो एक को फायदा, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का आशय बेईमानी पूर्ण आशय। अगला प्रश्न देखिए, कपट पूर्ण का भारतीय दंड संहिता की धारा से आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया है। कौन सी धारा में परिभाषित किया गया? सीधा सा प्रश्न ये है। तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 20, 23, 24 एंड 25। कौन सी धारा है भैया? तो कपट पूर्ण शब्द जो है ये मिलेगा आपको जब आप धारा 25 में जाएंगे। और धारा 25 में जब कभी आप जाएं तो एक लीडिंग केस याद रख लीजिए। 1963 का ये मामला है, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि कोई कार्य कपटपूर्ण तरीके से किया गया है तो उसमें दो तत्व ज़रूर होंगे, एक है धोखा और दूसरा है क्षति, डिसीट एंड इंजुरी। धोखा और क्षति याद कर लीजिएगा, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। चलें अगले प्रश्न में भैया, कपट के आवश्यक तत्व क्या हैं? देखिए क्वेश्चन ही आ गया। ऑप्शन है पहला बेईमानी एवं दुराशय, दूसरा है धोखा एवं क्षति, तीसरा है क्षति एवं दुराशय, और चौथा है सदोष क्षति एवं सदोष लाभ। भैया मैंने आपको अभी बताया डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, और क्या डिसाइड किया था अपन ने अभी? सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इंजुरी एंड डिसीटफुल मैनर, धोखा और क्षति। आंसर बी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज के लिए आखिरी प्रश्न है ये, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण कहाँ परिभाषित है? तो कूटकरण के लिए आपके पास इंग्लिश में वर्ड है काउंटरफिट। तो कूटकरण या काउंटरफिट शब्द सेक्शन 28 में है, धारा 28 में, जो ये कहता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी एक चीज़ को दूसरे के समान इस आशय से कर दे
कि उसको यह संभावना हो या उसको यह जानकारी हो कि इससे वह किसी को धोखा दे सकता है, समझा जाएगा कि कूटकरण करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ नए प्रश्न आपको समझने में आए होंगे और हम अभी सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 में। मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन कर लेंगे और जंप करेंगे फिर चैप्टर 3 में। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना भूलना मत। और हाँ, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर जुड़ के बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। जो लोग इंग्लिश में ये लेक्चर चाहते हैं, आइए विधिक शिक्षा इंग्लिश पर यूट्यूब चैनल पर और जुड़े रहिएगा। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।